हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा शीट डिस्कशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने C1 तक कर लिया था। ऑलराइट, C1 में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट जो है, इस पर मैंने लास्ट वीडियो को डिसकंटिन्यू किया था। तो चलो इसको देख लेते हैं एक बार। यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा कुछ था हमारे पास। ये एक लाइन है x इज़ इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन है y इज़ इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है वो है 3,4 और ये तीसरी स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो अगर ये दोनों पॉइंट अपने को मिल गए तो काम बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, अब तुम देखो कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन है। तो बेसिकली इसमें x की वैल्यू 3 रख दी। ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे x बराबर 3 रख दोगे इस इक्वेशन में, तो y कितना आ जाएगा, y1 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसी पैटर्न पे मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का क्या सेम रहने वाला है, y कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है। तो मान लेते हैं इसका y कोऑर्डिनेट 4। तो अब ये पॉइंट भी इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में अब y की जगह पे 4 रख दिया, तो x कितना आ गया, 6। ठीक है, तो अब देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 यूनिट, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 3 यूनिट। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, तो वो एरिया दे देगा। ऑलराइट, सिंपल था है ना, एरिया निकालना तो सिंपल था। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चंस हमने कर लिए। ऑलराइट, अच्छा, यश बंसल को एक प्रॉब्लम आई है अभी तक के क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है, B3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई चीज़ आपको समझाई जाती है और नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि x प्लस रूट 3 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभिलंब रूप में इस सरल रेखा का समीकरण लिखना है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, x प्लस रूट 3 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या होगा, x प्लस रूट 3 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म को एक बार प्रकट किया जाए। नॉर्मल फॉर्म ये होता है, नॉर्मल फॉर्म का फिगर ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, p के इक्वल है। ठीक है, और ये जो x एक्सिस से एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। तो नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आती है, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ठीक है, जहाँ पे p क्योंकि डिस्टेंस है तो वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि वो दूरी है। अच्छा, x के साथ है कॉस अल्फ़ा और y के साथ है साइन अल्फ़ा। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको जो है ना कंपेयर करें, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट क्या है, रूट 3। तो क्या अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट 1 के इक्वल आना चाहिए। तो बेसिकली देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है रूट 4 यानी कि 2 आ रहा है। ठीक है, ये 2 आ रहा है। तो हम क्या करें कि इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा x/2 प्लस रूट 3/2 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इस प्लस 2 को मैं RHS में ले गया, तो x/2 प्लस रूट 3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि 1/2 ये कॉस अल्फ़ा हो जाए और ये साइन अल्फ़ा हो जाए, तो क्या ये p होगा, नहीं, ये तो गलत है।
पी तो हमारा कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, -1 से डिवाइड कर दो। -1 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा -1/2x -√3/2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो x के कोएफिशिएंट का और y के कोएफिशिएंट का अगर तुम स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो वो कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो बेसिकली अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, वो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली कंपेयर करके मैं क्या बोल सकता हूँ, कंपेयर करके मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, x की नहीं सॉरी, एक सेकेंड यार, हाँ, बेसिकली जो कॉस अल्फ़ा आया कंपेयर करने पे, तो वो कॉस अल्फ़ा कितना आया, ये क्या हो रहा है इसके पेन को, चलो कॉस अल्फ़ा कितना आया, -1/2 आ गया, और साइन अल्फ़ा कंपेयर करने पे कितना आया था, -√3/2। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा भी नेगेटिव और साइन अल्फ़ा भी नेगेटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो इस क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है, पाई प्लस पाई/3, क्योंकि पाई/3 पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, लेकिन हमें चाहिए -1/2 थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसी एंगल को लेके चले गए, तो कितना हो गया, पाई प्लस पाई/3। ठीक है, तो दिस इज 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, वो कितना आ गया, 240 डिग्री आ गया। ठीक है, बस अब तो कहानी ख़त्म। x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, ये आ गई नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अभिलंब रूप में सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे C2 क्वेश्चन नंबर है C2। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को। एक लाइन दी गई है x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसमें से एक लाइन का इक्वेशन है x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। ठीक है, तो एक लाइन है 1 3 - 2 और 1 - 7 और 5, 1 3 - 2 1 3 - 2 और 1 - 7 और 5, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यही दोनों है, और ये वाली बाइसेक्ट कर रही है, x + 3y - 2 जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, देखो कैसा कुछ है, ऐसा कुछ है, कैसा कुछ, ऐसा कुछ। ये है x + 3y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है मान लेते हैं x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन आपको निकालना है, और दिया क्या गया है, दिया ये गया है कि ये जो है इन दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि
अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, द्विभाजित, समद्विभाजित है ना, बाइसेक्ट करती है, मतलब कि ये कोण आर्धक के अनुदिश होगी। दिस लाइन विल लाई अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर हमें m और c पता लग जाए तो बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो देखो इसको L1 बोल दिया, इसको L2 बोल दिया और इसको L3 बोल दिया। तो L1 लाइन जो है उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप आ गया 1/7। L2 जो लाइन है उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप आ गया -1/3। और L3 जो है उसका स्लोप हमने क्या माना, m माना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो बहुत ही ऑब्वियस है कि इस लाइन का और इस लाइन का अगर हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो बेसिकली इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोनों को घटा देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, -10y + 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y आ गया 7/10। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी एक में सब्सटीट्यूट कर लो, जैसे मान लेते हैं L2 में रखा, तो क्या मिलेगा, x + 21/10 - 20 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/10, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/10। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, -1/10, 7/10, ये माइनस नहीं है, 7/10, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है और इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 लगा दें। ये किसके लिए लिखा मैंने, L1 और L2 के लिए। ठीक है, फिर अगेन tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 - m3 अपॉन 1 + m2 m3। ये किसके लिए लिख दिया, L2 और L3 के लिए। ठीक है, अब दोनों tan थीटा के इक्वल है, तो दोनों ही क्या होने चाहिए, ये वाला और ये वाला दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, बस फिर अब तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ। क्या है हमारे पास, m1 है 1/7 और m2 है -1/3। तो ये बन जाएगा मॉड 1/7 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, और इधर प्लस की वजह से हो गया माइनस। ठीक है, कोई बहुत बड़ी जादूगरी नहीं हो रही है यहाँ पे, केवल फॉर्मूले में मैं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। और यहाँ से m2 - m3, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, -1/3 - m अपॉन 1 + m1 m2। अब प्लस m1 m2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -m/3। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली ऐसा हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 10/21, और यहाँ से हो जाएगा 21 - 1 20/21, तो 10/2 यानी कि हाफ, यहाँ से आ गया हाफ। ठीक है, हाफ का मॉड का मतलब हाफ ही हो गया। ऑल राइट, ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। ठीक है, और ये कितना हो गया, मॉड में से माइनस साइन को मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो नेगलेक्ट क्या मतलब, माइनस का मॉड प्लस ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3m + 1, और ये हो जाएगा 3 - m। तो बेसिकली अब क्या मिल रहा है अपने को, 3m + 1 अपॉन 3 - m का मॉड, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/2। क्लियर है, तो प्लस माइनस साइन के साथ खोल देंगे इसको, 3m + 1 अपॉन 3 - m इज इक्वल टू ±1/2। तो जैसे मैंने मान लेते हैं माइनस वाला कंसिडर किया, तो ये कितना हो जाएगा, 3m + 1 अपॉन 3 - m इज इक्वल टू -1/2। इसका मतलब 6m + 2 इज इक्वल टू m - 3।
ठीक है। तो यहाँ से 5m इज इक्वल टू कितना आ गया -5, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया -1, ठीक है। माइनस साइन को कंसिडर किया। तब अगर आप इसमें प्लस वाला साइन कंसिडर करेंगे ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर प्लस वाला साइन कंसिडर करेंगे तो m की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/7 आएगी, ठीक है। अब ये रिजेक्टेड है और ये एक्सेप्टेड है। क्यों क्यों क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में ये जो लाइन है L1, इसका स्लोप कितना लिखा हमने 1/7। तो बेसिकली जो हमारा आंसर 1/7 आ रहा है वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 को। लेकिन हमें L1 से कोई लेना देना नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम L3 में इंटरेस्टेड है ना, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस का स्लोप तो इक्वल हो नहीं सकता। तो बेसिकली इसी रीज़न के चलते मैं कह रहा हूँ कि 1/7 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, और -1 एक्सेप्ट हो गया ना। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम किया गया होता तो ये वाला आंसर नहीं होता, केवल ये वाला आंसर होता, ठीक है। तो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर C2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब C3 में क्या बोला गया है, C3 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 5/4 विद द लाइन, ठीक है। अब ये देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो गया, फॉर्मूला बेस्ड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी अभी क्या लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि y - y1 इज़ tan थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू x - x1, ठीक है। जहाँ पे x1 y1 ये हो गया 2,1 और ये π/4 का एंगल बना रहा है, तो tan अल्फ़ा कितना हो गया, tan π/4 यानी कि 1। और इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है -2/3, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं ना तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ऑलराइट, 2 क्वेश्चन आ गए बैक टू बैक। चलो C3 हो गया। C4 में क्या है, अच्छा C4 भी डाउट आएगा बहुत सारे बच्चों को। देखो C4 में क्या है कि एक पॉइंट दिया गया है 4,1 और ये पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, वो इस लाइन को मीट कर रही है किस पॉइंट पे, Q पे, ठीक है, Q पे। और PQ जो है वो अपने को दे रखा है 11/2√2। तो उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब देखने से ये प्रॉब्लम जो है इसका पैटर्न जो है वो किससे मैच हो रहा है, पैरामेट्रिक से मैच हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने को एक पॉइंट दे रखा है ना 4,1 और इससे r डिस्टेंस की दूरी पे, r ये है, इससे r डिस्टेंस की दूरी पे इस लाइन के ऊपर एक और पॉइंट दे दिया Q। ये लाइन क्या है, 3x - y = 0। क्लियर है। तो बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम पैरामेट्रिक का यूज़ लेते हैं। लेकिन क्या है कि 11/2√2, ठीक है, 11/2√2 बहुत ही खूबसूरत सा नंबर दे करके कैलकुलेशन हमसे ज़्यादा करवाने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आप पैरामेट्रिक लगाएंगे तो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में फंस जाएंगे ना, वहाँ पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप क्या करें कि सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, दूरी सूत्र लगाएं और आंसर पाएं। कैसे करना है मैं बताता हूँ। हमारे पास है 4,1 और लाइन है 3x - y = 0। चलो देखते हैं। ये लाइन है 3x - y = 0 और यहाँ पर पॉइंट है 4,1, इसको P बोला है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है Q, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी अपने को गिवन है 11/2√2, ठीक है। तो देखो क्या है कि 3x - y = 0, इसके ऊपर अगर मेरे को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लेने हो, ठीक है, तो इनफाइनाइट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू h रख देता हूँ,
तो y क्योंकि 3x के इक्वल है तो y कितना आ गया 3h। ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, h, 3h के फॉर्म का। तो q पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट क्या बोल सकता हूँ, h, 3h। सही है। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी, q पॉइंट के कोऑर्डिनेट की। अब ये वाला डिस्टेंस अपने को कितना गिवन है बच्चों, 11/2√2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, PQ² इज इक्वल टू 11/2√2 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 121/8। और PQ² कितना हो गया 3h - 1 का होल स्क्वायर प्लस h - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121/8। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा 9h² + 1 - 6h प्लस h² + 16 - 8h, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 121। ठीक है, अब एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी h में द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे यूजिंग श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आता है ना, भूल तो नहीं गए ना, भूल गए तो IIT का फॉर्म मत भरना है ना। और क्या भाई, श्रीधराचार्य ही भूल गए तो फिर क्या मतलब है, इंडियन साइंटिस्ट को ही भूल गए। ठीक है, तो वो जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर देना और वहाँ से h की वैल्यू निकाल लेना। h की वैल्यू आ जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग q पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, q पॉइंट आ जाएगा तो PQ का इक्वेशन निकालना है हमें। क्वेश्चन में क्या निकालना है, PQ का इक्वेशन निकालना है। तो अगर तुम्हें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो लगा लेना, कौन सा 2 पॉइंट फॉर्म लगा लेना, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, जहाँ पे m किसके इक्वल हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम बस यहाँ पे आएगी थोड़ी सी, जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के मेथड से ना करें, उसको श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से कर लें। ऑलराइट, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, कौन सा, C4। डन।